Hello students, today we're going to start with the poetry section from class 12th from the book Hornbill. So today we're going to do the Laburnum Top. So let's start with the introduction of the poem. First of all, poem की poet कौन है? Ted Hughes. So इस पूरे poem का basic central idea क्या है? First of all, let's see that. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं laburnum tree की. Laburnum tree हम साइड में यहाँ पे देख सकते हैं. This is the laburnum tree. और इस ट्री के टॉप की बात हो रही है और इसका एक रिलेशनशिप की बात होगी एक बर्ड के साथ. कौन सी बर्ड होगी? गोल्ड फिंच टाइप की एक बर्ड होगी, छोटी सी चिड़िया होती है. तो ये एक तरह का सिंबल होगा ऑफ लाइफ एंड इट्स फ्लक्चुएशंस कि किस तरह एक लाइफ है, जैसे ये जो ट्री है इट्स द सिंबल ऑफ लाइफ और उसके साथ साथ क्या फ्लक्चुएशंस होती है. तो इसमें हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, जो लेबोनम ट्री और उस गोल्ड फिंच बर्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है. जो गोल्ड फिंच है वो ट्रांसफॉर्म करती है उस ट्री को और उसको अलाइव दिखाती है एज द चिक्स ऑफ द गोल्ड फिंच स्टार्ट्स टू रसल एंड चॉप ऑन सीइंग हर. तो जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसकी जो चिक्स होते हैं, छोटे छोटे बेबीज होते हैं, वो उसके ऊपर चॉप कर रहे हैं. तो जो ये ट्री है जो वैसे दिखने में थोड़ा सा मतलब डल लगेगा इन अ वे बिकॉज इट्स नॉट हैविंग एनी मूवमेंट्स इन इट. सो विद द हेल्प ऑफ द चॉपिंग्स ऑफ द बर्ड्स के जो बेबीज हैं, चिक्स हैं, वो जब चॉप करते हैं, आवाजें निकालते हैं, चहचहाते हैं, तो फिर उसमें से और लाइवलीनेस उस ट्री के अंदर आता है. और जब ये गोल्ड फिंच जो बर्ड है जब वो ट्री को छोड़ देती है तो फिर वो जो ट्री है वो वापस क्वाइट और स्टिल बन जाता है. मतलब वो थोड़ा सा ऐसे सूना सूना लगने लगता है. और जो लेबोनम ट्री है वो सिंबलाइज क्या कर रहा है? पैटर्न ऑफ लाइफ को इन जनरल. बिकॉज हम देख रहे हैं कि जैसे जो ट्रीज होती है उनका अलग अलग सीजन होता है, तो एज लाइक द सीजन गोज साथ के साथ उसका अपीयरेंस भी चेंज होगा. द वे इट लुक्स इट विल चेंज ऑब्वियसली. और वो बहुत ही कभी कभी डल और इनएनिमेट लग सकता है क्योंकि इट्स अ लिविंग थिंग. एट द सेम टाइम इट डज नॉट मूव, सो दैट इज व्हाई इट डज नॉट लुक एज इफ इट हैज लाइफ. तो अगर बर्ड नहीं है वहां पे तो फिर इट लुक्स लाइक इट्स इनएनिमेट. इनएनिमेट का मतलब होता है लाइफलेस. सो जो लेबोनम ट्री का यूजुअल पैटर्न होता है उसको जो गोल्ड फिंच बर्ड है वो आके उसको ब्रेक करती है, उसको बहुत ज्यादा लाइवली दिखाती है. अदरवाइज बिकॉज द ट्री डज नॉट मूव सो इट लुक्स इनएनिमेट एज इफ लाइफलेस हो. बट सिंस उस ट्री के ऊपर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है, उसमें छोटे छोटे बेबीज हैं उस बर्ड के, तो इस वजह से उसमें चहचहाने की आवाज आती है और बहुत लाइवली लगता है. विदाउट द गोल्ड फिंच द लेबोनम ट्री इज जस्ट अनदर ट्री. अगर उसमें गोल्ड फिंच बर्ड नहीं आती, अपना नेस्ट नहीं बनाती, तो जो ये ट्री है वो हर किसी भी और ट्री की तरह ही होता, कुछ उसमें स्पेशल नहीं होता. इन अदर वर्ड्स इट इज एन एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स लाइफ दैट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग. तो जैसे इस पोएम के रिलेशन में हमने देखा है कि जो सिंबल है लेबोनम ट्री इज द सिंबल ऑफ लाइफ, तो इसी तरह और साथ के साथ जो फ्लक्चुएशंस है ये सब हमारे जो ट्री का जैसे सीजन्स आता है अकॉर्डिंगली इट शेड्स एंड ग्रोज न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन इट. बट जो ये बर्ड है उसने आके इस ट्री को एक नई अहमियत दी है. तो उसी तरह जो एक इंसान होता है वो ही अपने एटीट्यूड के साथ साथ उस लाइफ को मीनिंगफुल और वर्थ लिविंग बना सकता है. अगर तुम अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज लाइक हाउ यू एक्चुअली मेक इट वर्थ लिविंग. सो ये एक बहुत ही ब्यूटिफुली रिटन पोएम है, बहुत ही ब्यूटिफुल पोएम है जिसमें हमें समझ आएगा कि हाउ टू अप्रोच लाइफ इंस्टेड ऑफ जस्ट लिविंग इट, कि इसको मीनिंगफुल किस तरह से बनाया जाए. So let's just start with the poem. The laburnum top is silent, quite still. तो जो laburnum top है, laburnum top का मतलब क्या हुआ? Top of the laburnum tree. जो उसका top part है ट्री का वो बिल्कुल silent है और quiet है, बिल्कुल शांत है. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. जब दोपहर हो रही थी, बिल्कुल सितंबर का टाइम है, जब मतलब ऑटम का टाइम है और यहाँ पे सनलाइट्स पड़ रही है, तब थोड़ी थोड़ी लीव्स जो थी वो येलो कलर में टर्न हो रही है, कलर उसका बिल्कुल येलो हो चुका है और उसकी जो सीड्स हैं वो नीचे जमीन पर गिर रहे हैं. फॉलन मतलब नीचे गिर रहे हैं और वो फॉल कर रहे हैं. तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब क्या किया है ऑटम को, सनी ऑटम को. जो ये टाइम है, दिस इज द टाइम वेयर द लीव्स आर कमिंग आउट और थोड़ा थोड़ा शेड भी हो रहे हैं, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है. द लेबोनम ट्री साइलेंट एंड स्टिल. वी कैन सी इन द फर्स्ट लाइन कि जो लेबोनम ट्री है वो बिल्कुल शांत है और स्टिल है, वहाँ पे सब बहुत ज्यादा शांति है. इट इज लेडन विद येलो लीव्स. उसमें येलो लीव्स लगे हुए हैं हर जगह और येलो फ्लावर्स भी है बिकॉज सितंबर के टाइम पे फ्लावर्स न्यू निकल रहे होते हैं. और उसकी जो लीव्स है वो सारे येलो कलर के हो चुके हैं और उसके जो सीड्स है सभी के सभी जमीन पर गिर चुके हैं. टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड.
तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि गोल्ड फिंच किस तरह से आती है उस ट्री के ऊपर, लेबोर्नम ट्री के ऊपर। तो वो आती है विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग क्या होता है कि जो उनकी छोटी सी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा इनवॉलंटरीली मूव कर रही है, मतलब बिना किसी कोशिश के वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैटर कर रहा है, तो वो मूव कर रहा है बहुत तेज तेज। और चिरप क्या होता है, द साउंड मेड बाय बर्ड, मतलब जो वो चहचहा रही है उसको चिरप बोला जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड आई, वहाँ पे एक सडननेस का माहौल बन गया और मतलब सब कुछ थमसा गया 2 सेकंड के लिए, और एक स्टार्टलमेंट जैसा माहौल बन गया। स्टार्टलमेंट क्या होता है, अमेजमेंट। और ये माहौल बना कहाँ पे, ब्रांच के एंड पे जो टॉप पर है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. So यहाँ पे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है, फर्स्ट लुक एट दैट। तो यहाँ पे स्लीक का वर्ड मीनिंग क्या होगा, स्मूथ। स्लीक होता है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ स्मूथ होना। तो जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से वो बर्ड उस ट्री के ऊपर आती है, उस पर चढ़ने के लिए, उस पर बैठने के लिए आती है, तो वो एकदम लिजर्ड की तरह, छिपकली की तरह वहाँ पे बहुत स्मूथली आती है, बिल्कुल ही विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो वहाँ पे बहुत ही आराम से आ जाती है। एंड अलर्ट मतलब बहुत ही चौकन्ना रहते हुए, और अब्रप्ट मतलब सडनली। अब्रप्ट का मतलब होता है सडनली। शी एंटर्स थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। तो यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया, लेट्स जस्ट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द सेकंड पैराग्राफ। कि जब जो गोल्डफिंच बर्ड है वो लेबोनम ट्री के पास आती है, सब कुछ लाइटन अप हो जाता है अपने हाई पिच्ड साउंड के साथ। तो जो गोल्डफिंच है वो अपने नेस्ट के पास जा रही थी, जहाँ पे उसके छोटे छोटे चिक्स होते हैं जो नेस्ट पे रेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही उनकी मदर आती है तो उसमें बेबीज जो होते हैं नेस्ट के अंदर, वो खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और आवाज निकालने लगते हैं बहुत सारी एक साथ। जो कॉशियस मदर होती है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से ट्री के अंदर एंटर करती है, मतलब जो ब्रांचेस वगैरह, लीव्स वगैरह के अंदर घुसने की कोशिश करती है। जैसे हमने देखा यहाँ पे लिखा है, शी एंटर्स द थिकनेस। जो थिकनेस लग रही होगी लीव्स वगैरह की वजह से, तो उसके अंदर जब एंटर कर रही होती है तो वो बहुत ही ध्यान से घुसती है अंदर, बिकॉज उसको प्रेडेटर्स से बचा के रखना होता है अपने बेबीज को। जो ये ट्री है, द रीजन शी पिक्ड दैट ट्री इज मोस्टली बिकॉज कि इसका जो लीव्स और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, सो दैट जो प्रेडेटर्स हैं वो इस ट्री के ऊपर खाना खाने ना आए, इस वजह से वहां पर उनका नेस्ट था। सो वो प्रेडेटर्स को, अपने बेबीज को बचाना चाहती है प्रेडेटर्स से, इस वजह से उसने अपना हाउस वहां नेस्ट को उधर बनाया है। तो जो पोएट है वो कंपेयर करता है जो अलर्ट, अब्रप्ट, जो स्लीक मूवमेंट्स है उस बर्ड के, उसको किससे कंपेयर किया है, लिजर्ड से। और जो गोल्डफिंच है उसको इंजन ऑफ द हाउस बुलाया गया, इंजन ऑफ द फैमिली बुलाया गया इन अ वे, बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं जैसे ही मदर आती है तो जो बेबीज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा चॉप करने लगते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अ मशीन स्टार्ट्स अप। तो जो बेबीज होते हैं वो आवाज निकालने लगते हैं, और जो मदर है वो उनको खाना खिलाती है, उनको देखभाल करती है उनका। तो शी इज बेसिकली एडिंग फ्यूल टू द मशीन, एंड एज अ रिजल्ट द चिक्स नाउ हैव द एनर्जी टू बी एक्टिव एंड मेक नॉइस। क्योंकि जो उनकी मदर है उनके लिए खाना वगैरह लेके आती है, तो उनको पाल पोस के बड़ा कर रही है, तो इन अ वे वो फ्यूल है उस मशीन की। ऑफ चिटरिंग एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा आइडियाज दिए हुए हैं। चिटरिंग वगैरह मतलब जो आवाजें निकाली जा रही है, मेड साउंड बाय द बेबी बर्ड्स। फिर ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर का मतलब क्या होता है, शेक करना। तो जब आवाज निकल रही होती है, थोड़ी बहुत आवाज आती है उसकी भी, ट्रेमर की। जो विंग्स है वो फ्लैप करती है जब, तो उसमें से बहुत ही स्विफ्ट आवाजें आती है। और ट्रिलिंग्स का होता है टू सिंग अ सीरीज ऑफ क्विकली रिपीटेड हाई नोट्स। तो जो बेबीज होते हैं वो बहुत तेज तेज हाई नोट्स में गाना गा रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, चर्प कर रहे होते हैं, तो इट साउंड्स लाइक ट्रिलिंग्स। जो बहुत ही हाई नोट पे गाना गाते हैं उसको ट्रिलिंग्स बोलते हैं। उसके बाद द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो जो पूरा का पूरा ट्री है वो शेक करने लगता है वॉयलेंटली, बिकॉज जो बेबीज है इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो पूरा का पूरा ट्री शेक कर रहा है। इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। तो जो मदर है वो फैमिली की इंजन है, दैट वी ऑलरेडी नो, बिकॉज वो फ्यूल डालती है, बेसिकली उनके बेबीज को खाना वगैरह खिलाती है, तो इस वजह से वो इंजन मानी जाती है उनके फैमिली की। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लोट्स आउट ऑफ द ब्रांच एंड। स्टोक्स का मतलब क्या होता है कि वो ऐड करती है फ्यूल। तो जहाँ पे जो गोल्डफिंच बर्ड के बेबीज हैं वो उनको फीड कर रही है, तो वो फ्यूल को ऐड कर रही है, तो वो बिल्कुल फुल पे भर देती है उनको, मतलब खाना खिला देती है, वो बेबीज बिल्कुल उनका पेट भर जाता है। उसके बाद जो बर्ड है वो देन फ्लोट्स आउट ऑफ द ब्रांच एंड, मतलब वो मूव अब्रप्टली करती है, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी फ्लैटर करते हुए अपने विंग्स को निकल जाती है वहां से, जोकीली मतलब थोड़े बहुत जोक के साथ, मतलब अचानक से बहुत ही स्विफ्टली। उसके बाद शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। तो जो बर्ड जो
गोल्डफिंच बर्ड है वो अपने चिक्स को फीड कर देती है, उसके बाद वो उड़ के जाती है ब्रांच के एक्सट्रीम एंड पे जाके बैठती है और उसकी जो आइडेंटिटी है बेसिकली कंसील हो रही है, मतलब छुप रही है येलो फ्लावर्स और येलो लीव्स के पीछे। सो हम देख सकते हैं कि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी जो है वो उसको बिल्कुल छुपा के रख रही है, सो दैट आजू बाजू जो प्रेडेटर्स वगैरह हैं उनको पता ना चले कि वो वहाँ पे इवन एग्जिस्ट भी करते हैं। देन विद eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। तो यहाँ पर हम पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। ईरी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग और मिस्टीरियस वे में कुछ करना। डेलिकेट होता है कि बहुत ही नाजुक। विसल चिरप होता है कि बहुत ही हाई पिच्ड वॉइस निकाली इस चिड़िया ने। विस्परिंग्स होता है कि खुसफुसाना। शी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस का मतलब होता है कि फ्लाई करना, वो अपनी उड़ान भर रही है। इन्फिनिट होता है कि स्काई के टुवर्ड्स, वो इन्फिनिट स्काई जो होता है उसके टुवर्ड्स वो उड़ रही है। एंड द लेबोनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। तो जैसे हमने पोएम की स्टार्टिंग में देखा था कि लेबोनम ट्री बिल्कुल शांत है, एकदम वहाँ पे कुछ भी कमोशन नहीं है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही, उसी तरह से जैसे सबसाइड टू एम्प्टी मतलब जैसे पहला था स्टेट ऑफ द होल ट्री, एकदम वैसे ही वो ट्री वापस से लाइफलेस और इनएनिमेट दिखने लगता है। सो दिस वाज द पोएम का एक्सप्लेनेशन। बट अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज हुई हैं। तो पहला लिटरेरी डिवाइस हम देख सकते हैं यहाँ पर सिमिली। कैसे कि हमने बहुत बारी देखा यहाँ पे कि जैसे जो बर्ड है उसके मूवमेंट को यहाँ पे हमने कंपेयर किससे किया है? लिजर्ड से। तो जैसे हम कभी कभी कंपेयर करते हैं पोएम्स के अंदर तो उसको कंपैरिजन को सिमिली बोला जाता है। फिर हम मेटाफोर देख सकते हैं काफी बार। आई राइट इट हियर। मेटाफोर कैसे देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड है उसको इंजन ऑफ अ फैमिली बुलाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे बर्ड को इंजन ऑफ अ फैमिली बुलाया गया है और जो एक्चुअली जो इंजन है, जो मशीन है, वो कौन है? बर्ड्स। उसके जो पूरा ब्रूड ऑफ बर्ड्स है, जो उनकी पूरी की पूरी फैमिली है, उसको पूरी को मशीन बोला गया है, बट इंजन कौन है? मदर। उसके बाद हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देख सकते हैं, इट्स कॉल्ड एलिटरेशन। एलिटरेशन कब होता है? जब कोई पर्टिकुलर साउंड या फिर कोई वर्ड काफी बारी यूज हो रहा हो। सो हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं काफी बारी सडन जो एस साउंड है वो हम काफी बारी देख सकते हैं यूज हो रहा है। उसके अलावा अब्रप्ट एंड अलर्ट में ए काफी बारी यूज हो रहा है। सो वैसे ही एलिटरेशन हम देख सकते हैं इस पोएम में थ्रू आउट। उसके बाद जो फोर्थ लिटरेरी डिवाइस है वो है ओनोमेटोपिया। इसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट हियर, बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग। सो ये तब होता है जब कोई वर्ड यूज करा जाता है जो उसकी साउंड से थोड़ा सिमिलर हो। जैसे हमने काफी बारी देखा ट्विचिंग चिरप, चिटरिंग्स, ट्रिलिंग्स, विसल चिरप, तो इसकी साउंड्स बेसिकली सिमिलर साउंड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। उसके बाद एक और है ट्रांसफर्ड एपिथेट, दैट इज अनदर लिटरेरी डिवाइस दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर इन दिस पोएम। इट्स कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो इसमें क्या होता है कि एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है जो एक कैरेक्टर के साथ रेफरेंस में होता है। तो जैसे इसमें लिखा था कि हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो ये एक एग्जांपल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का। जैसे जो फ्लावर्स होते हैं लेबोनम ट्री के, तो वो बिल्कुल बार्ड्स की तरह है, मतलब उसके फेस को ढक रहे हैं। सो जो बर्ड है वो उन फ्लावर्स के पीछे बैठी है तो वो शैडो कर रहे हैं उसके फेस के ऊपर और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उस बर्ड ने एक मास्क पहन रखा है और उसके ऊपर बार्स हैं। तो ट्रांसफर एपिथेट में बेसिकली होता है कि तुम डिस्क्राइब तो एक चीज कर रहे हो बट एक दूसरी सिचुएशन को भी साथ के साथ डिस्क्राइब कर रहे हो। सो लाइक वीव सीन की जो बर्ड है वो अपने बेबीज को बचाने के लिए इतना ज्यादा कंसील करके घूम रही है अपनी आइडेंटिटी को कि उसने अपनी आइडेंटिटी भी खो दी है। लाइक वीव सीन की उन्होंने उनका जो बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन साथ के साथ डिस्क्राइब हो रही है। सो दिस इज वेयर वी कैन सी ट्रांसफर एपिथेट। तो इस पूरी पोएम में जो लेबोनम टॉप पार्ट है हमारे लेबोनम ट्री का, उसके पूरी की पूरी जो सराउंडिंग्स है सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है इस पूरे पोएम में। इसी लेबोनम ट्री के टॉप पे गोल्डफिंच बर्ड ने अपना नेस्ट बनाया हुआ है जहाँ पे बेबीज भी हैं और यहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड कैसे एक इनएनिमेट दिखने वाले एक पेड़ को लाइफ दी, उसमें लाइफ मतलब बहुत ही ज्यादा ब्राइट कर दिया उसके सराउंडिंग्स को, बिकॉज उसके अंदर अब बेबीज भी रहते हैं। सो सब कुछ वहाँ पे चहल पहल मच गई थोड़ी बहुत और फिर सब कुछ बहुत ही ब्राइटन अप हो गया। उस ट्री को इन अ वे उस बर्ड ने आके मीनिंग दिया क्योंकि अब वो एक बर्ड के नेस्ट का, मतलब वो एक बर्ड्स का एक पूरी फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है बिकॉज वो उनका घर है।
हम देख सकते हैं कि जो ये पूरी पोएम की सेटिंग है वो ऑटम के टाइम पर है, मतलब इन सितंबर समवेयर अराउंड दीज मंथ्स, बिकॉज सब कुछ येलोइश है, सब कुछ बहुत ही ब्राइट लग रहा है। इवन गोल्डफिंच जो बर्ड है उसके फेदर्स भी येलोइश कलर के बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो हर बारी कंसील हो रहा है, उसका पूरा का पूरा बॉडी कैमोफ्लाज हो रहा है सब कुछ, सो दैट वो अपने प्रेडेटर्स से उन बेबीज को बचा सके, सो दैट वो सब कुछ ब्लेंड हो जाए और वो कभी भी अपने बेबीज को हार्म्स वे में ना डाले। एंड वी कैन सी कि कैसे जो गोल्डफिंच बर्ड आती है, उसकी जो मदर आती है बेबीज की, तो कैसे पूरा का पूरा जो माहौल है सब चेंज हो जाता है। पहले सब कुछ साइलेंट था, बट जैसे उनकी मदर आती है साथ के साथ सब कुछ डिफरेंट हो जाता है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है, सब कुछ बहुत लाइवली हो जाता है। बिकॉज जो बेबीज होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो अपनी मदर के लिए उनके आने पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको भूख से वो चॉप करने लगते हैं, आवाज़ें निकालने लगते हैं। तो वहाँ का पूरा माहौल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है, and the whole tree basically comes to life। पर हम साथ के साथ ये भी देख सकते हैं कि कैसे बिगिनिंग ऑफ द पोएम एंड द एंड ऑफ द पोएम सेम स्टेट होता है, जो ट्री का जो माहौल होता है बिल्कुल सेम होता है। कि हम स्टार्टिंग में भी देखते हैं कि जो ट्री है बिल्कुल साइलेंट है, सब कुछ वहाँ पे आजू बाजू कोई सिर्फ कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ शांति है। बट एंड बाय द एंड जब बर्ड उड़ जाती है, मदर बर्ड उड़ जाती है, तो उसके बाद वापस से सब कुछ शांत हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुली रिटन पोएम, जिसमें हम नेचर का भी थोड़ा सा एहसास कर सकते हैं, साथ के साथ हम देख सकते हैं कि कैसे इन अ वे जो बर्ड्स होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं और जो नेचर है वो कैसे हार्मनी में एक दूसरे को बहुत ही सिम्बायोटिकली एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और कैसे जो ममा बर्ड है वो आके हमेशा अपने बेबीज़ को सिर्फ फीड करने आती है, और वो इन ऑर्डर टू डू दैट, सो दैट वो अपने बेबीज़ को अपने प्रेडेटर्स, जो भी प्रेडेटर्स होंगे आजू बाजू, उनसे बचाने के लिए वो अपनी आइडेंटिटी भी लूज़ करने को तैयार है, क्योंकि वो हमेशा शैडोज़ में रहती है उन लीव्स के, येलो लीव्स जो लेबोनम ट्री में उगते हैं। और जैसा कि हमने स्टोरी के सेंट्रल आइडिया में पोएम के सेंट्रल आइडिया में देखा था कि इट्स सिम्बॉलिक टू लाइफ और उसके फ्लक्चुएशंस, कि हमारी ज़िंदगी में कितने फ्लक्चुएशंस आते हैं, और लाइफ इटसेल्फ, कि हमारा जो जैसे ये ट्री है, अगर हम उसमें इंटरेस्ट डालेंगे, हमारा जो एटीट्यूड होगा उस ट्री को लेके, जिस तरह से हम उसे देखेंगे, उसी नज़रिए से हमारी लाइफ भी एक्चुअली चलेगी। जैसे जो ये ट्री है, इट्स इनएनिमेट, इसमें कोई लाइफ नहीं है, इट्स जस्ट देयर इज़ नो मूवमेंट इन इट, बट देन नाउ दैट देयर इज़ अ बर्ड और उसने अपने नेस्ट बना लिया वहाँ पे, उसके बेबीज़ वगैरह उस नेस्ट के वजह से वहाँ पे रह रहे हैं, उनका घर बन चुका है वो। तो इस ट्री को एक नया मीनिंग मिल गया है, और फाइनली वो ट्री का कुछ एसेंस है, उसके पास एक पर्पस है। और साथ के साथ जो ट्री की सराउंडिंग्स है वो भी बहुत ज़्यादा लाइटन अप हो जाती है, ब्राइटन अप हो जाती है, सब कुछ बेटर हो जाता है बिकॉज ऑफ द बर्ड्स। सो दिस इज इट फॉर द पोएम। थैंक यू फॉर लिसनिंग।